हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है, यानी कि इंग्लिश का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे पता नहीं है, फिक्स नहीं होता, हिंदी की तरह नहीं है ये, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के, मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं, ठीक है, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, पूरे ग्रामर के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखोगे भैया तो 20 नंबर आपका क्लियर हो सकता है, ठीक। टोटल 8 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वो 8 टॉपिक कौन कौन से होंगे, चलिए उनको जान लेते हैं। इससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा और हम आपके लिए आगे की क्लासेस कैसे लाएंगे, ठीक है। तो आपको सपोर्ट करते रहना है, कुछ नहीं जाएगा। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, 8 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, आपके ग्रामर में यही सब है, ठीक है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, सिंथेसिस कैसे करें। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेज। चौथा है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर होमोफोन्स। ये 8 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए और अपना यंत्र ले लीजिए, कॉपी और पेन, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में बदलना होगा। तो बहुत हो चुका आसान क्वेश्चन, अब हम उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे भैया जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझना होगा ये क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, बड़ा कुछ नहीं है, बस आप ट्रिक समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों से कहा, व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली, यानी कि वे अपनी क्लास में नियमित रूप से उपस्थित क्यों नहीं होते, यानी कि वो अपने क्लास नियमित रूप से क्यों नहीं लेते। तो प्रिंसिपल सर हैं, कहेंगे ही, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपके टीचर तो आपको डांटेंगे ही। तो वही द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लास रेगुलरली, वे अपनी क्लास में नियमित रूप से उपस्थित क्यों नहीं होते। अब सबसे पहले आपको पहचानना क्या है, देखिए जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, देखिए व्हाई आगे है, यानी कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें हम इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव को पढ़ेंगे, ठीक। तो इंट्रोगेटिव है। दूसरी कंडीशन, ये कौन सा टेंस है, देखिए व्हाई डिड दे नॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें डिड लगा है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो द प्रिंसिपल तो ऐसा ही रहेगा, द प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाई आगे लगा है। तो जब इंट्रोगेटिव आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है तो सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड, ठीक है, या इंक्वायर्ड आप कभी यूज कर सकते हैं। अब द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब भैया एक चीज और समझिए, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका क्वेश्चन वर्ड आगे आया है तो हम इफ या वेदर का यूज नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, तो व्हाई लिखेंगे। अब इसके बाद जो हम बनाएंगे वो अफर्मेटिव होगा। देखिए अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अब हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए दे है, दे जो है भैया ये हमेशा दे ही रहता है, इसको हम किसी में नहीं बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि दे जो है ये दे ही रहेगा, व्हाई दे, ठीक है। अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो दे हैड नॉट, ठीक है। अब भैया ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो अटेंड का थर्ड फॉर्म लेंगे तो अटेंडेड हो जाएगा, अटेंडेड। दियर तो आपका दियर ही रहेगा, ऐसे क्लास क्लास ही रहेगा भैया, क्लास को हम बदल नहीं सकते। और रेगुलरली, रेगुलरली
देखने में बड़ा लग रहा था, कुछ है नहीं इसमें। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट अटेंडेड देयर क्लास रेगुलरली। मतलब इसमें आपको क्या करना है, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड अगर इंट्रोगेटिव में आता है तो क्वेश्चन वर्ड को डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ठीक है। इफ या वेदर का यूज नहीं करते, फिर सब्जेक्ट मतलब अफर्मेटिव बना देते हैं। भैया मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन एक ही वीडियो में विथ रूल बता रखा है। आप सर्च करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन फुल इन वन वीडियो शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा डोंट स्मोक सिगरेट, यानी कि सिगरेट ना पिए। भैया सभी लोग कहेंगे सिगरेट मत पीजिए, नहीं तो सेहत के लिए हानिकारक है, फेफड़े खराब हो जाएंगे, बैठे रह जाओगे, ठीक है। तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा सिगरेट मत पियो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए कौन सा सेंटेंस है ये, डोंट स्मोक सिगरेट, एडवाइस दिया जा रहा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए भैया डॉक्टर साहब एडवाइस दे रहे हैं, तो यहाँ पे सेड टू के स्थान पर एडवाइस लिखेंगे। अगर कोई डांटता भैया, यानी कि कोई अगर रिक्वेस्ट करता तो रिक्वेस्टेड लिखते, ऑर्डर देता ऑर्डर लिखते, लेकिन डॉक्टर ने मरीज से कहा सिगरेट मत पियो, ये एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द डॉक्टर। सेड टू के स्थान पर एडवाइस का यूज करेंगे क्योंकि भैया एडवाइस दिया जा रहा है, तो एडवाइज्ड द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट। अब देखिए इसमें हम टू का यूज करते हैं, लेकिन डोंट है तो नॉट पहले लिखेंगे फिर टू लिखेंगे। देखिए वैसे बेसिकली हम इसको टू से यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में टू से ऐड करते हैं, लेकिन डोंट रहेगा तो नॉट पहले लिखना फिर टू, नॉट टू स्मोक सिगरेट्स, स्मोक सिगरेट्स, ठीक है। तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट्स, बस ये हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। इंपरेटिव सेंटेंस में अगर यहाँ पे डोंट ना दिया होता तो हम टू का यूज करते, डोंट दिया गया तो पहले नॉट फिर टू, तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट, बस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम एक एक टॉपिक के दो दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8 टॉपिक है टोटल, 16 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा दूसरा जो है टॉपिक वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस क्या होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट मीनिंग ना बदले। देखिए फर्स्ट है मयूरी फ्लेड अवे, मयूरी भाग गई। सी हैड सीन ए कैट, उसने एक बिल्ली को देखा था। तो मयूरी भाग गई, उसने एक बिल्ली देखी थी, ठीक है। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, मतलब दो सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, एक सेंटेंस ये एक ये, दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे बनाओगे, तो लिखेंगे हम लोग मयूरी फ्लेड अवे, फ्लेड अवे बिकॉज सी हैड, देखिए बिकॉज बीच में लगा देंगे, सी हैड सीन ए कैट, ठीक है। तो मयूरी भाग गई क्योंकि उसने एक बिल्ली देखी थी, मैंने बिकॉज लगा दिया, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, मीनिंग ना बदले। ऊपर कहा गया था मयूरी भाग गई उसने एक बिल्ली देखी थी, नीचे कहा गया मयूरी भाग गई क्योंकि उसने एक बिल्ली देखी थी, बस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, यानी कि वो कई बार असफल हुआ है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे अब भी सफल होने की उम्मीद है। मतलब वो कई बार असफल हुआ है, उसे अब भी सफल होने की उम्मीद है। इसको बदलना इनटू ये सिंपल सेंटेंस। अभी हमने फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है। दो सेंटेंस हैं, दोनों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाइए, मीनिंग ना बदले। तो ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वो कई बार असफल हुआ है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, उसे अब भी सफल होने की उम्मीद है। तो सिंपल में कैसे बदलोगे, देखिए इस प्रकार से बदलेंगे। हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स, ठीक है। ही होप्स टू सक्सीड, ठीक है। तो इंस्पाइट ऑफ मैंने लगा दिया, यानी कि सिंपल में बदला जा चुका है भैया। इंस्पाइट ऑफ का मतलब सिंपल में गया ये, तो इंस्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद।
तो कई बार असफल होने के बावजूद भी ही होप्स टू सक्सीड, वो सफल होने की आशा रखता है। ऐसे आपको भी होना चाहिए, भले ही किसी काम में कोई सफल ना हो, असफल हो, लेकिन उसे हमेशा आशा रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए कि हाँ मैं एक दिन सफल होकर दिखाऊंगा, अंबानी बन के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ऊपर था ही हैज फेल्ड मैनी टाइम ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वो कई बार असफल हुआ है, उसे अब भी सफल होने की उम्मीद है। इसको सिंपल में मैंने बदला, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स ही होप्स टू सक्सीड, कई बार असफल होने के बावजूद भी वह सफल होने की आशा रखता है। बस हो गया। ठीक है, ये था आपका दूसरा टॉपिक जो है सिंथेसिस। अब चलिए थर्ड टॉपिक देखते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हमें सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है, वही सेम प्रोसेस, बट मीनिंग यहां पे भी नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए फर्स्ट है मदन राइट्स ए लेटर, मदन एक पत्र लिखता है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। भैया कैसे करोगे? पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए मदन एक पत्र लिखता है, कौन लिखता है? मदन, ये सब्जेक्ट है। क्या लिखता है? पत्र, एक पत्र, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, लेकिन ये कौन सा टेंस है ये बताइए? राइट्स, वर्ब में यस या यस लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में हम अब बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखेंगे? मदन एक पत्र लिखता है, क्या लिखता है? एक पत्र। ये जो पत्र है ये है भैया आपका ऑब्जेक्ट, तो ये लेटर। अब जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इज आरएम का यूज किया जाता है। इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज रिटन, ठीक है, और बाई लगाकर हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं, बाई मदन। ठीक है, बस हो गया, यही है इसका पैसिव वॉइस। ये लेटर इज रिटन बाय मदन। तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, कोई भी टेंस को बदलना है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ, यानी कि द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ, यानी कि तथ्य इतना स्पष्ट है कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें आपको रिमूव टू करना, ये जो टी डबल ओ वाला टू है इसको हटाना है, ये भी बहुत ज्यादा आता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? द फैक्ट इज, अब टू के जगह पर शो कर देंगे, शो एविडेंट, शो एविडेंट। अब बीच में दैट लगा देंगे, दैट। अब देखिए भैया प्रूफ है, निर्जीव है, इसके लिए इट यूज कर देंगे, इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स नो प्रूफ। ठीक है, नो प्रूफ। ठीक है, तो देखिए द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ, यानी कि तथ्य इतना स्पष्ट है कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नीचे क्या? द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट रिक्वायर्स नो प्रूफ, यानी कि तथ्य इतना स्पष्ट है कि इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दोनों सेम है, बट टी डबल ओ टू को हटाकर सो लगा देना है, बीच में दैट, और बाकी आपको लिख देना। ठीक है, इतना दिमाग लगाना होगा तभी आगे बढ़ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस में गलती रहती है उसको सही करो, इसी को बोलते हैं सिंटैक्स। जैसे देखिए पुलिस सस्पेक्ट्स ये लोकल गैंग, यानी कि पुलिस ने स्थानीय गिरोह पर शक है, पुलिस सस्पेक्ट्स ये लोकल गैंग। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आगे दा लगाते हैं, पुलिस के आगे हमेशा दा लगाते हैं, केवल पुलिस नहीं दा पुलिस लिखते हैं, तो दा पुलिस सस्पेक्ट्स, सस्पेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सस्पेक्ट ये लोकल गैंग, ये लोकल गैंग। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। अब देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन इसमें है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, यानी कि वह साथ ही साथ तुम निर्दोष हो। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। तो देखिए इसमें गलती कहाँ है? देखिए यहां पे हमारी गलती है ही, जो गलतियां होंगी उसको सही करके लिखना, ही एज वेल एज यू। अब देखिए जो यहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा वो इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ही के अनुसार, यू के नहीं। तो ही के साथ इज लगता है, इज इनोसेंट, इनोसेंट। ऐसा मत समझिए कि भैया यू है तो उसके बगल में आर ही लगाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो ही है सब्जेक्ट, इसका ये हेल्पिंग वर्ब है तो इज लगेगा। तो वह साथ ही साथ तुम निर्दोष हो, वह साथ ही साथ आप निर्दोष हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आइडियम्स एंड फ्रेजेज। नेक्स्ट टॉपिक है, हिंदी में आपने सुना होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये वही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोर, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए क्लेमर,
इसको इंग्लिश में ही इसका मीनिंग लिखेंगे। जैसे हिंदी में आप लोगों को रहता है ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वैसे ह्यू एंड क्राई इसका मतलब होता है क्लेमर, यानी कि शोर। इसका आप सेंटेंस में यूज करेंगे, देखिए ऐसे, ऑन सीइंग ये स्नेक द स्टूडेंट्स मेड ये ह्यू एंड क्राई। ठीक है, यानी कि ऑन सीइंग ये स्नेक द स्टूडेंट मेड ए ह्यू एंड क्राई, यानी कि एक सांप को देखकर विद्यार्थियों ने शोर मचाया या विद्यार्थी शोर मचाने लगे। ठीक है, तो ये आपका होगा सेंटेंस में यूज। देखिए ह्यू एंड क्राई इसमें आ चुका है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। जैसे उसमें होता था हिंदी में कि आपका अगर क्वेश्चन वाक्य में आ जाए तो बिल्कुल सही वाक्य प्रयोग होगा, वैसे ये भी ऑन सीइंग ये स्नेक द स्टूडेंट्स मेड ये ह्यू एंड क्राई, यानी कि एक सांप को देखकर विद्यार्थी शोर मचाने लगे। ठीक है, बस हो गया। अच्छा, दूसरा देखिए कैस्टल्स इन द एयर। कैस्टल्स इन द एयर का मतलब होता है इमेजिनरी प्लान्स, यानी कि हवाई किले बनाना। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी हाँकना। बहुत सारे लोग होते हैं, देखा होगा, कर कुछ नहीं पाते, बस केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे जगहों पर। ठीक है, आपके उधर भी होंगे, कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी हाँकेगा। ठीक है, और करने को कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा कैस्टल्स इन द एयर, यानी कि इमेजिनरी प्लान्स, हवाई किले। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे, देखिए ही डज नथिंग बट बिल्ड्स कैस्टल्स इन द एयर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा आप ही लोग बताइए, देखिए ध्यान से समझिएगा। इमेज ही डज नथिंग बट बिल्ड्स कैस्टल्स इन द एयर, यानी कि वो कुछ नहीं करता लेकिन हवाई किले बनाता है, मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है। करने को वो कुछ नहीं करता, लेकिन वो केवल हवाई किले बनाता है। आप कह सकते हैं वो हवाई किले बनाने के अलावा कुछ नहीं करता। ही डज नथिंग बट बिल्ड्स कैस्टल्स इन द एयर, यानी कि वो हवाई किले बनाने के अलावा कुछ नहीं करता। ये आपका देखिए क्वेश्चन इसमें आ चुका है, बस ये सही होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब आपको मीनिंग लिखना होता है, उसको सेंटेंस में यूज करना होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एंटोनियम्स। ठीक है, एंटोनियम्स क्या होता है? देखिए एंटोनियम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ जो रखते हों। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए क्या है, फर्स्ट है अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। तो कमाना और खर्च करना एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, जैसे ईमानदार बेईमान। ठीक है, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। दूसरा है फेल्योर। फेल्योर का मतलब होता है असफलता। ठीक है, और इसका हो जाएगा सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता भैया। ठीक है, तो फेल्योर का मतलब असफलता, सक्सेस का मतलब सफलता। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जैसे देखिए ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ठीक है, समानार्थी शब्द का मतलब जो समान अर्थ रखते हो। तो ग्रीफ का मतलब दुख। तो देखिए सौरो। सौरो का मतलब भी होता है दुख। ठीक है, सैडनेस कह सकते हैं, सैडनेस इसका मतलब भी होता है दुख। ठीक है, या डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं, डिस्ट्रेस। 2-3 मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब भी होता है दुख। तो देखिए दोनों वर्ड अलग अलग है बट मीनिंग सेम है, यही होता है सिनोनिम्स। दूसरा देखिए इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब भी होता है अनंत, जिसका अंत ना हो, अनलिमिटेड। ठीक है, तो इनफाइनाइट का मतलब अनंत, अनलिमिटेड का मतलब भी अनंत। ठीक है, तो ये 2 आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब जो एक ही अर्थ रखते हों। दोनों वर्ड अलग अलग है, अर्थ सेम है, इसी को बोलेंगे सिनोनिम्स, इंग्लिश में बोलेंगे समानार्थी शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी वही है। ठीक है, मतलब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना। जैसे फर्स्ट देखिए, ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, ये पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ है, जो कर्जा लिया है और वो चुका नहीं सकता, उसको हम लोग बोल देते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया उसको घोषित किया जाता है जिसके पास कुछ नहीं होता भैया। ठीक है, कर्जा वर्जा लेकर वो भी चुका नहीं सकता। तो ये पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ है, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया। दूसरा, व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ, जो नियम के विपरीत हो, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सा है, इलीगल। जो नियम के विपरीत होगा और आप करेंगे उसको इलीगल कहा जाएगा। हिंदी में बोले तो गैर कानूनी। ठीक है, इलीगल, गैर कानूनी। तो व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ, यानी कि जो नियम के विपरीत हो उसको हम लोग इलीगल बोलते हैं। भैया आप इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, लीगल नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो हमारा 8वां टॉपिक है। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है होमोफोन्स। इसमें क्या करना होता है? देखिए, फर्स्ट दिया गया अफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है, इसका आप लोगों को मीनिंग लिखकर सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, जैसे इस अफेक्ट का मतलब क्या होता है, इस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जान लीजिए, मैं बता देता हूं। इस अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, कोई प्रभावित करे आपको, तो ये वाला अफेक्ट है। ठीक है, और इस वाले इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में यूज करना, जैसे देखिए, ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो सके। दोनों दिखने में, बोलने में थोड़ा सेम लग रहे हैं, सिर्फ ए का डिफरेंस है। तो इफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट का जैसे हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं, द कंपनी ऑफ महात्मा गांधी अफेक्टेड एवरीवन। ठीक है, देखिए, द कंपनी ऑफ महात्मा गांधी अफेक्टेड एवरीवन। देखिए, अफेक्ट ही है भैया, बस सेकंड फॉर्म मैंने ले लिया। ऐसा मत समझिएगा सर अफेक्ट था आपने अफेक्टेड लिख दिया। ठीक है, दोनों सेम है, बस सेकंड फॉर्म मैंने लिया है। ठीक है, तो द कंपनी ऑफ महात्मा गांधी अफेक्टेड एवरीवन, यानी कि महात्मा गांधी की संगति ने सभी को प्रभावित किया। अगर आप उनकी संगति में रहते तो आप कुछ उसी प्रकार से होते। ठीक है, दूसरा है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इसका एक मैं कर देता हूं सेंटेंस में यूज, ताकि क्लियर हो सके इसका मीनिंग। तो लिखेंगे दिस मेडिसिन हैज नो इफेक्ट, ठीक है, ऑन दिस पेशेंट, यानी कि दिस मेडिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन दिस पेशेंट, यानी कि इस रोगी पर इस दवा का कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दोनों लगभग सेम लग रहे हैं, मैंने सेंटेंस में यूज कर दिया, दोनों का मीनिंग डिफरेंट हो गया। बस ऐसे ही करना है ताकि उनका मीनिंग डिफरेंट हो सके, ऐसे ही सेंटेंस में यूज करना है। दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा है हमारा वेरी वरी। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इस वेरी का मतलब होता है बेर, आपके गांव में झरबैर होती है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। इस वरी का मतलब होता है दफनाना। तो दोनों का सेंटेंस में यूज करेंगे। देखिए, ये भैया है बेरी, इसका मतलब होता है बेर। तो कैसे इसको यूज करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। डू यू लाइक टू ईट वेरी, यानी कि आपसे कहा जा रहा है क्या आपको वेरी खाना पसंद है। ठीक है, ये आपका वेरी हो गया। दूसरा है वरी, इसको भी सेंटेंस में यूज कर देते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग हमें डिफरेंस करना है। तो इस वरी का मीनिंग कैसे करोगे, तो लिखेंगे मुस्लिम्स बरी द डेड। तो मुस्लिम्स जो होते हैं वो मृतकों को दफनाते हैं। ठीक है, ऐसा रीत रिवाज है। तो मुस्लिम्स मृतकों को दफनाते हैं, बस ये हो गया। ऐसे सेंटेंस में आपको यूज करना होगा। मतलब दो दिया रहेगा सेम,
आपको दोनों का मीनिंग लिख कर उसको एकदम क्लियर करना होगा कि भैया ये सही है, ठीक है, मतलब इस प्रकार से करेंगे। समझ में आ गया ये टॉपिक भी। तो आज का जो ये हमारा इंटरेस्टिंग सेशन है, ये वीडियो है, वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न को एक वीडियो में बताया। मैंने आपको 8 टॉपिक पढ़ाए भैया, ऐसा कौन बताएगा। बस हमारे साथ बने रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। टोटल 16 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। कमेंट कर दीजिए कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।